अगला पॉइंट ध्यान देंगे, अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्तियां। यदि किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो जो प्राप्तियां होती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड से भुगतान या पेंशन मिलती है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण होता है, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, वहाँ पर चल के पढ़ेंगे। सारी बातें वेतन शीर्षक में आपका करयोग्य मानी जाती है। कभी कभी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सैलरी पे करते समय वेतन में से कुछ अनिवार्य कटौतियाँ की जाती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड की राशि को काटना, इनकम टैक्स की राशि को काटना, LIC का पेमेंट काटना। तो मूल वेतन में से जितनी भी राशियों कटौती की जाती है, बेसिक सैलरी में जो जो हम कटौतियाँ करेंगे, सारी कटौतियों को जोड़कर मूल वेतन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक महीने में 40,000 रुपये की सैलरी मिलती है। अब 40,000 में मान लीजिए 10% 4,000 रुपये प्रोविडेंट फंड के काटे गए। मान लीजिए आपका 10% 4,000 रुपये जो है वो आपका टैक्स की कटौती की गई और 2,000 रुपये मैंने LIC का प्रीमियम पे किया। तो 40,000 में से 10,000 रुपये कटौती हो गई, 4,000 रुपये प्रोविडेंट फंड का, 4,000 रुपये टैक्स का और 2,000 रुपये LIC का। तो 30,000 जो शुद्ध वेतन प्रश्न में दिया होगा, उसमें 10,000 की 3 कटौतियों को वापस हम प्लस कर देंगे, तब उसका मूल वेतन बनेगा 40,000 रुपये। यदि 40,000 रुपये बेसिक सैलरी दिया हो तो हम उसको लेंगे, लेकिन यदि शुद्ध वेतन प्रश्न में दिया हुआ है कि कटौतियों के पश्चात 30,000 वेतन प्राप्त करता है, तो 30,000 में कटौतियों को जोड़कर उसका मूल वेतन इसके अंतर्गत माना जाएगा। उसी प्रकार से एक पारिवारिक पेंशन होती है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी को या उसके बच्चों को या विधुर पति और उसके बच्चों को जो पेंशन प्राप्त होती है, वो आपका फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन कहलाती है। ऐसी पारिवारिक पेंशन अन्य साधनों से आय शीर्षक में टैक्सेबल मानी जाएगी, अदर सोर्स में वो आपका टैक्सेबल इसके अंतर्गत मानी जाती है। अब कभी कभी प्रश्न में एक वेतनमान शब्द दिया रहता है। वेतनमान अंग्रेजी में आपका पे स्केल का एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा। जैसे किसी को 12,000 रुपये डैश 420 रुपये डैश 18,300 रुपये की स्केल इसके अंतर्गत मिलती है। तो इसमें गत वर्ष के लिए 19-20 के लिए इसका मूल वेतन किस प्रकार से निकाला जाए, इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैलकुलेशन इसके अंतर्गत बतलाऊंगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वेतन की देय होने की तारीख। अब वेतन की देय होने की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अधिकांशतः सरकारी कर्मचारियों की दशा में या अर्ध सरकारी कर्मचारियों की दशा में वेतन अगले माह की पहली तिथि को ड्यू माना जाता है। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ये ड्यू माना जाता है। जैसे मार्च का वेतन 1 अप्रैल को ड्यू माना जाएगा, अप्रैल का वेतन 1 मई को आपका ड्यू माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष की 1 अप्रैल से लेकर आगामी वर्ष की 31 मार्च तक का हम वेतन लेंगे। जैसे 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जो सैलरी है, हम इसके अंतर्गत इसके अंदर देंगे 12 महीने की सैलरी। लेकिन बैंकों और कुछ निजी कंपनियों की दशा में, रेलवे कंपनी की दशा में, जहां कर्मचारियों का वेतन माह के अंत में ड्यू माना जाता है, माह के अंत में ड्यू माना जाएगा। स्वाद ध्यान देंगे, माह के अंत में वेतन ड्यू माना जाता है तो अप्रैल से मार्च तक का लेना है। लेकिन अगले माह की पहली तिथि को जब डे माना जाता है, पहला मैंने गलत बताया, अगले माह की पहली तिथि को जब डे माना जाता है तो उस परिस्थिति में वेतन पिछले वर्ष की मार्च से लेकर आगामी वर्ष की फरवरी तक का वेतन लेंगे। यानी आपका मार्च 19 से लेकर और फरवरी 20 तक का वेतन आपका लिया जाएगा जब वेतन अगले माह की पहली तिथि को डे होता है। लेकिन वेतन अंत में डे होता है तो अप्रैल से मार्च तक का सैलरी हम इसके अंतर्गत लेंगे। ये कुछ वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी। ग्रेड पे और ये वेतन दे होने की तिथि के बारे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।